फिर मोबाइल ऑन करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल का सुविधा के लिए खेल है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इश्यू थे, कुछ नेटवर्क वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइव वगैरह में, तो उसके लिए हम क्लास नहीं ले पाए थे कल। तो आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वापस से हम अपना वापस से आज टॉपिक जो भी है आज डिस्कस करेंगे। कुछ पिछले चैप्टर का छूट रहा था उसको पूरा करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज एक। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लाइव से जुड़े और भी क्लास को लेवे। आज का टॉपिक है जो आपके सामने है बोर्ड पर, पीएफए एक्ट। फर्स्ट टॉपिक है पीएफए एक्ट। इसके बारे में कुछ लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अपन ने, तो पूरा करेंगे इसको आज अपन। पीएफए एक्ट क्या है। दूसरा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। पीएफए का एक्ट को लेते हैं पहले अपन, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। हिंदी में देखें तो पीएफए एक्ट मैंने का नाम पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। फुल फॉर्म होता है इसका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। Prevention of food adulteration is the full form of PFA Act. Prevention of Food Adulteration Act. ये इसका इंग्लिश फुल फॉर्म है PFA Act का, Prevention of Food Adulteration। वापस से स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, पीएफए का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो ये है पीएफए के बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। उससे पहले टॉपिक का नाम देखते हैं, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। हिंदी में हिंदी में आपको पता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। यहाँ लिखता हूँ, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, ये इसका हिंदी अर्थ है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एक्ट को बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। पीएफए प्रिवेंशन यानी रोकथाम यानी निषेध, ऑफ यानी का, फूड मतलब भोजन यानी खाद्य पदार्थ, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट यानी मिश्रण। तो इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये 1954 में ये पारित किया गया था एक्ट। इसके तहत कुछ जो प्रावधान है वो क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पीएफए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। इसके बारे में बात करेंगे आगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का क्या है, इंट्रोडक्शन। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। एंड ब्लड ग्रुप्स, ब्लड मतलब रक्त, ग्रुप्स मतलब समूह। तो ये अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, रक्त समूह।
रक्त क्या है, रक्त समूह किसे कहते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, किसने इनका विवरण दिया, किस तरह से दिया, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो आज के जो टॉपिक है वो इस प्रकार है। जो लोग अभी लेट जुड़े हैं लाइव से उन्हें मैं वापस से याद दिला देता हूँ कि टॉपिक अपने आज के जो डिस्कस करने हैं वो ये है। पहला है PFA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। हिंदी में बात करें तो खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1954। उसके बाद दूसरा अपना टॉपिक है जो है वो टॉपिक है अपना इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, प्रतिरक्षा और रक्त समूह। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक है अपने दोनों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो लाइव से जुड़े अच्छे से सभी लोग और ध्यान से इसको नोट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको जैसा कि पता है कि कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक आजकल वर्ल्ड वाइडली फैल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप फैले जा रहा है। तो वो सब उससे भी अपन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रतिरक्षा वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, वन सेकेंड। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, और नॉर्मल डेली लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रतिरक्षा, किस तरह से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा होती है, कैसे वो रोगों से लड़ती है, किस तरह उसको अपन बना सकते हैं, किस तरह उसको ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं अपन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको विशेष करके ध्यान से पढ़ें अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। PFA एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट कॉमन हो भी आज के टाइम में, हर पदार्थ में मिलावट आती है। हर खाद्य सामग्री जो पैकिंग आती है मार्केट में मिलती है मिलावट होती है। तो कैसे कैसे मिलावटें होती है, कैसे कैसे उसको अपन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। PFA एक्ट क्या है विस्तार से पढ़ेंगे, तो ध्यान से इसको आगे लिखें। एक एक टॉपिक को लेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे। PFA एक्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, खाद्य पदार्थों में अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। और इसके तहत पहली बात तो एडल्ट्रेशन क्या होता है। एडल्ट्रेशन यानी गिरावट यानी मिश्रण। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उनकी कुछ मात्रा को बढ़ाने के लिए या उनकी जो मात्रा है उसको एक तरह से कम खर्चे में ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अखाद्य पदार्थ होते हैं। अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं होते हैं, और उनसे भोजन या खाने योग्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे पदार्थों का मिलावट करना भोजन के अंतर्गत या भोज्य पदार्थों के खाद्य पदार्थों के अंतर्गत ऐसे पदार्थों का मिश्रण करना वो कहलाता है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट या मिश्रण। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं मिलावट करने के, उनके बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन पहले PFA एक्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में पारित किया गया था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता हुआ पाया जाता है तो उसके तहत जुर्माना और जो सज़ा होती है वो दोनों प्रावधान इसमें रखे गए हैं। लेकिन अब पहले पढ़ेंगे वो मिलावट किस तरह से होती है, कौन कौन से पदार्थों में मिलावट किस तरह की जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स अपन कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, उनमें बेंजोइक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो सोडियम बेंजोएट ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। और इनका जब अधिक मात्रा में मिलावट की जाती है तो ये अपने लिए हानिकारक होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ तक भी अपने लिए करते हैं। तो इतना हानिकारक इफेक्ट होता है इनका। तो पहला जो टॉपिक है वो कोल्ड ड्रिंक्स होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल जैसे बहुत सारे मिलावट किए जाते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। दूसरा अपन बात करेंगे आगे जाकर के, जैसे मिल्क होता है, दूध में कई जगह यूरिया वगैरह या दूध पाउडर की जगह यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया खाद जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही हानिकारक मिलावट का उदाहरण है जो कि अपने लिए हानिकारक है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ इनसे होती है। तो ये सब मिलावट के कारण है, ये सब एडल्ट्रेशन है। उसके अलावा बात करें, जैसे मान लो चीनी पाउडर होता है या लाल मिर्ची पाउडर जो होता है, उसमें ब्रिक पाउडर, ब्रिक मतलब स्टोन या ईट, उनका जो चूरा होता है उसको मिला दिया जाता है। उसमें लाल कलर का जो होता है दिखने में वो मिर्च जैसा होता है, लेकिन उसमें होता है ईट का जो पत्थर है वो बुरादा है वो होता है उसमें। तो इस तरह मिलावटें की जाती है बहुत सारी।
जैसे मान लो हल्दी वगैरह है, तो हल्दी में पीली जो मिट्टी होती है उसको मिला दिया जाता है। ये वास्तव में ऐसे मिलावट के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लो और बात करें अपन, देसी घी जो होता है, घी जो होता है उसमें उसे बना वनस्पति घी का मिला दिया जाता है, वनस्पति घी की मिलावट की जाती है जो कि सस्ता होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलावट के जो कि इस तरह यहाँ पर काम में लिए जाते हैं दुकानदारों के द्वारा, व्यवसाय के जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके द्वारा। तो हमें ये पता रखना चाहिए कि ये तो खाद्य पदार्थों की बात हो गई, यहाँ PFA एक्ट है। अब कई जगह क्या होता है, जैसे पैकेज जो सामग्रियाँ आती है, पैकेज जो चाहे वो खाने की चीज़ें हो या कुछ ऐसे उपकरण भी आते हैं आजकल जो कि क्वालिटी के नहीं होते हैं, जो कि क्वालिटी में अच्छे नहीं है, उनमें कुछ न कुछ कमी है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो वो भी एक तरह से इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, PFA एक्ट में उनको भी शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सरकार के द्वारा जो इसी एक्ट बनाया गया है, इसमें कुछ ऐसे नियम और प्रावधान बनाए गए हैं कि आपको पता लगना चाहिए, आपको प्रमाणित करना आना चाहिए कि कौन से पदार्थ में मिलावट है, कौन सी वस्तु सही है, कौन सी वस्तु उचित स्टैंडर्ड की है, उचित गुणवत्ता की है। तो उसके बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। PFA एक्ट के बारे में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए सरकार के द्वारा, उन्हें अपन देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु है, कौन सा जो खाद्य सामग्री है या कौन सी कुछ जो भी कुछ वस्तु है, सामग्री है, वो उचित स्टैंडर्ड की है या नहीं है, वो PFA एक्ट के अनुसार अपने लिए सही है या नहीं है, अपने लिए उपयोगी है या नहीं है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन्हें देख करके अपन उस सामग्री के ऊपर, पैकिंग के ऊपर देखें। अगर वो चिन्ह आपको मिल रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब वो सामग्री है वो उचित उपयोगी है अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड यानी मानक चिन्ह है। स्टैंडर्ड मतलब मानक चिन्ह, स्टैंडर्ड साइंस। कुछ मानक चिन्ह जो कि दिए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर वो उस विषय वस्तु पर उपलब्ध है तो अपन उसको देख करके प्रमाणित कर सकते हैं। और कौन से वो चिन्ह हैं, जैसे कि मान लो पहला है एग मार्क। आपने कई वस्तुओं पर, खाद्य सामग्री के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, घी वगैरह के जो डिब्बे वगैरह आते हैं पैकेज, उनके ऊपर लिखा होता है, सर चिन्ह बना होता है एग मार्क। ये एक मानक चिन्ह है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि ये विषय वस्तु जो भी सामग्री है ये उचित अपने उपयोग में लेने योग्य सरकार द्वारा प्रमाणित है। तो ये अपने लिए बहुत जरूरी है, जानकारी का होना बहुत जरूरी है अपने लिए। तो ये पहला है एग मार्क। इसके अलावा एक और होता है FPO, इस तरह से होता है। FPO ये आप जब भी किसी वस्तु को देखें या उसके ऊपर खाद्य सामग्रियाँ वगैरह पैकेट्स वगैरह जो होते हैं तो बना होता है इस तरह से, इनको देख करके हमें पता लगा है कि ये वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेट्स तो नहीं है, इनमें कुछ मिलावट तो नहीं है। ये कुछ खाद्य सामग्रियों के ऊपर होते हैं। अगर आप बात करें अपन, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह होते हैं, कुछ और सामग्रियाँ होती है, उन पर भी कुछ चिन्ह बनाए गए सरकार के द्वारा कि जिनसे पहचान कर सके कि ये वस्तुएं वास्तव में उच्च क्वालिटी की है, उचित गुणवत्ता का पालन करती है नहीं करती है। तो कौन कौन से चिन्ह ऐसे वो देखें आप, जैसा कि आपने देखा हो कई जगह पर इस तरह बना होता है। ISI, ऐसे बना होता है। इंडियन स्टैंडर्ड मार्कर है ये एक तरह से, तो मानक चिन्ह माने जाते हैं इनको। ये ISI, एक बार देखो ISI द्वारा प्रमाणित। तो ये एक मानक चिन्ह है, इन्हें अपन देख करके पता लगा सकते हैं कि वो सामग्री, वो वस्तु अपने लिए उपयोगी है, उचित स्टैंडर्ड्स की है, वो ओरिजिनल है, उसको अपन आसानी से उसी दर में या उसी क्वालिटी में अपन खरीद सकते हैं, तो अपने लिए अच्छा है।
ऊपर होता है, आपने देखोगा इस तरह लिखा होता है वस्तु पर NISO। NISO 9001 या 2000 इस तरह से लिखा होता है। NISO सर्टिफाइड इसे भी लिखा होता है कई जगह पर। सर्टिफाइड का मतलब भी होता है प्रमाणित किया हुआ। तो ये चिन्ह जो होते हैं आप जहाँ पे भी लिखे हुए देखें आपको पता लगना चाहिए कि ये क्या मतलब है, इनका क्या इनकी विशेषता है। इस तरह से स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, इस तरह PF एक्ट में ये सब आते हैं। अगर आपको इस तरह अगर नहीं दिखाया गया है, कहीं नहीं मिल रहा है किसी विषय वस्तु पर, आप उसको नहीं खरीदें। आप उसको नहीं खरीदें या उस पर जो पर्टिकुलर जो आपको दुकानदार है या वो प्रतिष्ठान जो आपको ये बेच रहा है सामग्री है, मान लो आपको उपलब्ध करा रहा है, उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो वो आपको उसके लिए उचित मुआवजा और जो भी हानि होती है उसका दे होता है कंपनी के द्वारा या उचित पर्टिकुलर उसी पर्सन के द्वारा या कंपनी के द्वारा। तो वो अपन को पता होना चाहिए पहले, तब जाके अपन इनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे चिन्ह हैं, ये PF एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इनको सब याद रखें चिन्ह वगैरह के लिए आप। तो ये एक प्रावधान है, अगर मान लो ऐसा पाया जाता है कि उसमें मिलावट करने पर तो उसे 3 साल की कैद या और कुछ जो कैश जुर्माना होता है वो भी किया जाता है उसके ऊपर। और हो सकता है कि उसका प्रतिष्ठान उसको बंद भी कर दिया जाए, सील कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो किसी कंपनी को या किसी दुकानदार को या मान लो किसी फैक्ट्री को ये सरकार के द्वारा ये चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, उचित क्वालिटी में मिलने पर ही ये चिन्ह उनको प्रदान किए जाते हैं। वैसे अगर कोई मान लो वैसे बिना किसी परमिशन के ऐसे छाप कर कोई सामग्री बेचता है तो वो भी एक जुर्म है, उसका प्रावधान है, उसमें सजा का प्रावधान है। तो उसको आप ध्यान रखें। ये PF एक्ट 1954 में पास किया गया था। अब ये हो गया PF एक्ट, इसके बारे में आपको पता लग गया सर क्या क्या होता है PF एक्ट में। खाद्य पदार्थों में अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम है ये। तो इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स तय किए गए सरकार के द्वारा, पता है आपको, सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप लोगों को अभी तक के कुछ टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं ग्रुप में कमेंट करके। यहाँ पर जो लाइव है वीडियो है, ये बाद में जो अपन यूट्यूब पर लिंक शेयर करते हैं उसमें जो वीडियो होते हैं उसमें आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर एक जगह टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम थी, अगली क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये सब है PF एक्ट के बारे में। तो इसके बाद में कुछ एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अपन बात वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा बात करते उसमें एक इम्पोर्टेंट अपना खनिज होता है, वो अपन बात करना भूल गए थे, पहले थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो वो था Fe यानी आयरन। जैसे अपन डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा कम कर पाए थे Fe या आयरन के बारे में। तो आयरन मतलब लोह तत्व, लोहे से बना है ये, लोह तत्व होता है आयरन। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जिसकी क्वालिटीज हैं, गुण है, वो कैसे अपने लिए उपयोगी है। तो Fe या आयरन जो होता है, लोह तत्व जो होता है, मुख्य रूप से अपने शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं अपन ने, क्लास में थोड़ा सा बात की थी, दोबारा से बात करेंगे, आगे भी आएगा जब अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हीमोग्लोबिन आएगा, रक्त के बारे में आएगा। हीमोग्लोबिन इसका पूरा नाम होता है, जैसे हीम पहला है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब क्या, वही लोहा, Fe आयरन, यानी Fe यानी आयरन या लोहे का एक अणु। ग्लोबिन नामक प्रोटीन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ता है। अगर हीम नामक वर्णक, एक तरह से वर्णक बोलते हैं इसको, वर्णक मतलब क्या, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। वर्णक मतलब कलर देने वाला, रंग देने वाला। तो हीम एक वर्णक है, लोहे तत्व का बना हुआ है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन आता है कई बार, खून का रंग लाल क्यों होता है, व्हाई ब्लड इज रेड कलर। उसका आंसर है बिकॉज ऑफ हीम। हीम जो वर्णक होता है उसकी वजह से ये रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीम एक वर्णक है, वो जो कि Fe लोह तत्व से बना हुआ है, और साथ में ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, इसके साथ में जुड़ा होता है उसका अणु। अब दोनों साथ में कहलाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। और ये बनता है किससे, Fe आयरन, तो लोह तत्व जो खनिज है उससे बनते हैं। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, आपको
आपको पता है आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए उनका रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन यानी O2 के साथ जुड़ता है और ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है और ये आरबीसी के साथ अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन और आयरन की जो लोह तत्व है उसकी विशेषता है, उसका गुण है, वो अपने शरीर के लिए उपयोगिता है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में छोटी सी बात थी। अब बताओ अगर हीम की कमी होगी, लोह तत्व की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो शरीर की ऑक्सीजन की क्षमता उसमें कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता में कमी हो जाएगी। तो उस तरह से शरीर में बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं खून की कमी की बीमारी या खून की कमी, या बोलते हैं उसको एनीमिया। एनीमिया था, एनीमिया क्या है, तो शरीर में रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो कि शायद पिछले क्लास में मिस हो गई थी, तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं अभी। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, पहला टॉपिक हो चुका है आपका पीएफए एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं अपन। पीएफए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, पहला टॉपिक था आज का, इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन आज। पीएफए एक्ट 1954 पहला टॉपिक था आज का। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे आज, दूसरा टॉपिक जो आपका है आज वो है इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इसके बारे में बात करेंगे आज। प्रतिरक्षा क्या है, रक्त समूह क्या है। पहला देखें टॉपिक प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या है तो उसके बारे में पता है आपको, कोई बात की है बनने, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा। और रक्त समूह को पता है, रक्त जो है, रक्त क्या है, पहली बात तो रक्त क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू। उत्तक कोशिका के बारे में पहले पढ़ा होगा हमने क्लासों में, और बाद में पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा अपना कोशिका वगैरह, उत्तक मानव शरीर संरचना आएगी, वहाँ पढ़ेंगे अपन इसके बारे में विस्तार से। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, लाल रंग का होता है, लाल रंग होता है इसका। और लाल रंग क्यों होता है पता लग गया आपको, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, हल्का चिपचिपा होता है, प्लाज्मा होता है इसमें इस वजह से। और इसमें आपको पता होना चाहिए लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है। दूसरी बात, इसका जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.5 के बीच होता है, मतलब हल्का ही क्षारीय होता है। पीएच होता है रक्त का वो कितना होता है, 7.3 से 7.5 के बीच में। एक्चुअल राइट बात करें तो वो होगा 7.4। अंडरस्टैंड। तो ये रक्त के बारे में, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त के बारे में। अब रक्त समूह, रक्त तो हो गया, अब बात करेंगे रक्त समूह की। तो रक्त समूह क्या होते हैं, मानव शरीर में रक्त में कुछ प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं, वो अपन पहले यहाँ पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ना पड़ेगा हमको इससे पहले। प्रतिरक्षा क्या है तब जाके अपन रक्त समूह को समझ सकते हैं, इसलिए इस रक्त समूह को अपन लेते हैं बाद में, क्योंकि यहाँ प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो मैंने दो वर्ड बोले अभी, पहला बोला आपके लिए प्रतिजन, दूसरा बोला आपके लिए प्रतिरक्षी। ये क्या होता है पहले ये पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा रक्त समूह, क्योंकि इन्हीं की प्रतिजन पर प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर ही रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है। इंपोर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिए, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज की, उन्हीं को इसका श्रेय दिया गया है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने सर्वप्रथम रक्त समूह को 4 भागों में बांटा, और वो भाग कौन कौन से, ए रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ।
चार समूहों को बांटा गया। अब वो किस तरह बांटा गया उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। कार्य करने की तैयार रखिए आप प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर। अब ये ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, वो प्रतिजन और प्रतिरक्षी ही है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करना चाहेंगे प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा में सब कुछ आएगा, प्रतिरक्षा में ही प्रतिजन और प्रतिरक्षी आते हैं। प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षा में दोनों आते हैं। इन दोनों को पहले, प्रतिरक्षा को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन रक्त समूह। तब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्लियर होगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हम पहला टॉपिक लेंगे अपन क्या, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो पहला टॉपिक है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको शरीर की, मानव शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं प्रतिरक्षा। अब ये निर्भर करती है प्रतिजन और प्रतिरक्षी पर। पहला होता है प्रतिजन क्या है, प्रतिजन क्या है, तो प्रतिजन वे हानिकारक पदार्थ है या प्रोटीन के बने हुए कुछ वे हानिकारक पदार्थ है जो कि मानव शरीर में या शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। एक तरह से रोगाणु होते हैं, रोगाणु की तरह बाहर से प्रवेश करते हैं और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब प्रतिजन जो होगा बाहरी रोगाणु, एक तरह से बाहरी रोगाणु है प्रतिजन, जो कि अपने शरीर में प्रवेश करता है और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रतिजन जब आएगा तभी क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। तो ये प्रतिजन है, बाहरी रोगाणु है जो कि मानव शरीर में प्रवेश करता है और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी वह पदार्थ है, एक प्रोटीन का बना हुआ वह पदार्थ है, प्रोटीन युक्त पदार्थ है जो कि प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मतलब प्रतिजन जब शरीर में आएगा बाहर से तो उसके खिलाफ लड़ाई करता है, उसे लड़ता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, उसको नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करता है। प्रतिरक्षी अच्छी मतलब रक्षा करता है, किससे, प्रतिजन से शरीर की रक्षा करता है। कौन, प्रतिरक्षी। शरीर के द्वारा शरीर की जो बी लिम्फोसाइट सेल होती है, या अपनी जो आगे पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में वहाँ पढ़ेंगे अपन, उनके द्वारा उत्पादित होता है। और प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, उनके द्वारा बनता है शरीर में प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी जो होता है प्रतिजन से क्रिया कर, यानी बाहरी रोगाणु से क्रिया कर उसको नष्ट करने में शरीर की मदद करता है। तो प्रतिरक्षी क्या होता है, शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन द्वारा उत्पादित होता है, शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा करना इसका काम होता है। प्रतिजन से क्रिया करता है, उससे एक तरह से लड़ाई करता है और मानव शरीर की जो रक्षा करता है। अब प्रतिजन होते हैं वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं उनके ही प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रतिजन होते हैं, कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, यहाँ एक बार याद रखिए, प्रतिजन जब बाहर से आएगा तभी क्या बनेगा, प्रतिरक्षी बनेगा। और प्रतिरक्षी बनेगा तो प्रतिजन से लड़ेगा और उसको नष्ट करेगा और बीमारी से उनको बचाव करेगा। इसलिए पहले प्रतिजन का आना जरूरी है। प्रतिजन कौन सा है, प्रतिजन पहले आएगा तब जाके क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। अपने आप प्रतिरक्षी नहीं बनता है। प्रतिजन का मतलब है बाहर से आने वाला, सीधी सी बात है। बाहर से जो भी आएगा वो क्या है, प्रतिजन। शरीर जो बनाएगा वो क्या है, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी अपने आप नहीं बनेगा, पहले प्रतिजन आएगा फिर क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, विशेष प्रतिजन के लिए विशेष प्रतिरक्षी बनता है। एक बार एक बीमारी के लिए प्रतिरक्षी बन गया तो वो उसी बीमारी के लिए ही प्रतिरक्षी, दूसरी कोई बीमारी होगी उसके लिए प्रतिरक्षी बनेगा, वो क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर रखें आप। पहला इसमें प्रतिजन, दूसरा क्या है, प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या है, एक बाहरी रोगाणु है जो कि शरीर में प्रवेश करता है और बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है, और साथ में प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिजन आएगा तभी क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। दूसरा है, प्रतिरक्षी क्या है, शरीर द्वारा उत्पादित पदार्थ है, प्रोटीन का बना होता है, शरीर की सुरक्षा करना इसका काम है। तो इसके बारे में बात कर चुके अपन। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, शरीर की, मानव शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं प्रतिरक्षा। और उसमें क्या आता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या है, बाहरी रोगाणु जो बाहर से प्रवेश करते हैं शरीर में और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रतिरक्षी क्या है, शरीर द्वारा उत्पादित पदार्थ हैं जो कि शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब कौन कौन से प्रतिजन होते हैं, कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, और इन्हीं के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया कार्ल लैंड के द्वारा। और कौन कौन से होते हैं,
अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले। कार्ल लैंडस्टीनर ने इनका एक तरह से वर्गीकरण किया था कि कौन कौन से रक्त समूह रक्त के प्रकार होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षक की उपस्थिति के आधार पर आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है रक्त में, उनकी सतह पर पाए जाते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी उन्हीं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को बांटा गया और 4 भागों में बांटा गया। पहला है ए रक्त समूह ए, दूसरा रक्त समूह बी, तीसरा है रक्त समूह ए बी और चौथा है रक्त समूह ओ। अब ये कैसे कैसे है, कैसे बांटा गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से समूह वाले को रक्त दे सकता है। वो किसके ऊपर डिसाइड होगा, किसके ऊपर निर्धारित होगा, वो होगा प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर। आपको बताएंगे कैसे वो होगा, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसे दे सकता है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, किसे सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। इन सब क्वेश्चनों का आंसर मिलेंगे आपको तो उसको पढ़ने के बाद में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपन रक्त समूह के प्रकार, उनके विस्तार से बात करेंगे, उसके बारे में प्रतिरक्षा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और तो तब तक के लिए आप ये सब को रिवाइज कीजिए वापस से, अभी इतना काफ़ी है। एंड प्रतिरक्षा के बारे में इम्पोर्टेंटली आप अपना ध्यान रखिए। कोविड-19 के तहत स्टे होम, बी सेफ एंड मैक्स सेफ सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, घर रहें, सुरक्षित रहें। हम इसी मनोकामना के साथ हम मंगल कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, सभी जो अपने साथी हैं उनको बोले अधिक से अधिक लाइव से जुड़ें और अपना जो क्लासेज है रेगुलर लें। जैसे भी व्यवस्था बन पा रही है, हम क्लासेज कर रहे हैं आपके कहे अनुसार। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइव पर शेयर करें, लिंक पर शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो चलती रहेगी, लेकिन जो भी है जैसा भी हो पा रहा है हमसे कर पा रहे हैं। इसमें कुछ हमें पता है बहुत सारी कमियाँ हैं, इसमें कमियाँ रह जाती है, शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आप अगर आपका साथ मिलेगा तो सारी जो कमियाँ हैं वो दूर हो सकती है। इसलिए आप जो भी जैसा ही मिल रहा है उसे अभी आप बराबर रेगुलर रहें, अपने साथियों को बोलें अधिक से अधिक लाइव जुड़ें और क्लासेज को जारी रखें। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, जुड़ा रहिए। थैंक यू। 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, लाइव बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।